नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आईटी रिटर्न न भरने वाले 67 लाख लोगों पर गिर सकती है इनकम टैक्स की गाज। विभाग ने वेबसाइट पर डाले नाम। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है, वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं। मोदी ने नोटबंदी के विरोधियों की तुलना पाकिस्तान से की। राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल का पलटवार, जवाब देने की बजाय मजाक उड़ा रहे हैं पीएम। कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जीएसटी को लेकर उम्मीदें बरकरार। आज सभी प्रावधानों पर चर्चा पॉजिटिव रही। कल डुअल कंट्रोल पर होगी बातचीत। शेयर बाजार पर चढ़ा बिकवाली का बुखार। निफ्टी ने तोड़ा 8000 का स्तर। सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा टूटा। मिड कैप शेयरों की जमकर हुई पिटाई। कार्यकाल पूरा होने से 1.5 साल पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग का इस्तीफा। कांग्रेस ने लगाया केजरीवाल मोदी में डील के आरोप। क्या डील केजरीवाल जी के और नरेंद्र मोदी जी के बीच में हुई है, जिस वजह से नजीब जंग जी को यहां से जाना पड़ा। और अब घर बैठे मंगाइए 2000 रुपए तक कैश। स्नैपडील ने शुरू की कैश एट होम सर्विस। अश्विन बने आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेस्ट टीम भी रही नंबर 1 पर। सड़सठ लाख लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर। 67 लाख लोगों पर आईटी की नजर। नोटबंदी के बाद बड़ा एक्शन। जी, आवाज एट 9 में आज की सबसे बड़ी खबर यही है। नोटबंदी के बाद सरकार का बड़ा एक्शन हो रहा है। आईटी विभाग ने 67 लाख से ज्यादा लोगों की लिस्ट बना दी है। इन लोगों पर टैक्स की देनदारी है, लेकिन इन्होंने रिटर्न नहीं भरा है। खास बात यह है कि इन लोगों ने साल 2014-15 में बड़े लेन देन किए हैं। आयकर विभाग इन 67 लाख लोगों पर किस तरह का एक्शन लेने जा रहा है, बता रहे हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस घोषणा के बाद तो एक बात साफ है, वो ये कि 67 लाख लोगों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है। ये वो 67 लाख लोग हैं जिन्होंने जिस हिसाब से खर्चा किया है उस हिसाब से अपनी आमदनी नहीं दिखाई है और ना ही उस हिसाब से इनकम टैक्स में रिटर्न भरा है। अब इन 67 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि आपने आखिर आमदनी से ज्यादा खर्चा कैसे कर लिया, और अगर आमदनी दिखाना भूल गए तो आप फिर से रिटर्न भरिए। अगर आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है तो आप टैक्स की देनदारी दीजिए। और इन सभी 67 लाख लोगों के नाम जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डाल दी गई है। वो अपना पैन डालेंगे। पैन डालते उनके खिलाफ जो भी आरोप है, जो उनके खिलाफ उनके बारे में जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, वो दिख जाएगी। वो ऑनलाइन ही अपनी बात रख सकते हैं, अपनी सफाई भी दे सकते हैं। ये दरअसल सब कुछ मुमकिन हुआ है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नॉन फाइलर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको एनएमएस कहा जाता है। वो ये ट्रैक करता है सिस्टम कि कौन कौन सी बड़ी खरीदारी लोग कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए कर रहे हैं। फिर उनकी खरीदारी के हिसाब से उनके खर्चे का अनुमान लगाया जाता है। उस खर्च के आंकड़े को उस शख्स की आमदनी से जोड़ा जाता है। अगर आमदनी कम खर्च ज्यादा दिखा तो ऐसे लोगों का नाम एनएमएस जो है काफी ज्यादा उजागर करता है। इसी सिस्टम के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह 67 लाख लोगों के ऐसे लोगों की सूची बनाई है। जी, तो यहां पर एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में दिख रही है सरकार। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव को पद से हटा दिया गया है। इधर मुंबई से व्यवसायी पारसमल लोढ़ा की गिरफ्तारी की गई है। उन पर शेखर रेड्डी मामले में 25 करोड़ के नोट बदलने का आरोप है। इसके अलावा आज महाराष्ट्र के नगांव से 2 करोड़ 30 लाख, चेन्नई एयरपोर्ट से 1 करोड़ 34 लाख और मुंबई एयरपोर्ट से 28 लाख के नए नोट बरामद किए गए हैं। नई दिल्ली स्टेशन, मध्य प्रदेश के छतरपुर और छत्तीसगढ़ के धमतरी में कार्रवाई की खबरें हैं। इधर नोटबंदी का विरोध करने वाले विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने तीखा हमला किया है। उन्होंने नोटबंदी पर विपक्ष के हंगामे की तुलना सरहद पर पाकिस्तान की फायरिंग से की है। उन्होंने कहा कि संसद में हंगामा कर विपक्ष बेईमानों को कवर फायरिंग दे रहा है। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है,
वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमान। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं तू मैं। तो इन लोगों को पीछे से मुझे अब समझ आया ये होलना किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। इसके पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि राहुल अब बोलना सीख रहे हैं। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। वहीं यूपी के ही बहराइच में आज राहुल गांधी ने मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देना चाहिए। हर एक बात में कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार पर नोटबंदी के मामले में रिजर्व बैंक की ऑटोनॉमी को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के मुद्दे पर आज ही संसद की स्थायी समिति की बैठक में उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला अकेले किया और इसके लिए आरबीआई का भरोसा नहीं लिया गया। उन्होंने नोटबंदी की सफलता को लेकर भी सवाल खड़े किए। हालांकि स्थायी समिति की बैठक में आरबीआई गवर्नर नहीं पहुंचे थे। अब वो 19 जनवरी को पेश होंगे। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के अफसर भी 12 जनवरी को बैठक में हिस्सा लेंगे। इधर नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने को हैं, पर दिल्ली के छोटे कारोबारियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। चांदनी चौक के किनारी बाजार में सामान्य के मुकाबले एक चौथाई कारोबार रह गया है। शादी का एक सीजन आया और गुजर गया, लेकिन नोटबंदी की मार से ठंडे हुए किनारी बाजार में रौनक नहीं लौटी। चांदनी चौक का किनारी बाजार शादी ब्याह की खरीदारी के लिए मशहूर है। 24 साल से दुकान चला रहे संजय जैन आमतौर पर नवंबर दिसंबर में लाखों का कारोबार करते थे, लेकिन इस साल मुश्किल से सिर्फ 20 से 30 हजार का कारोबार कर पाए हैं। संजय के मुताबिक पहले से बुक कराए गए ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे हैं। नोटबंदी बिल्कुल मार्केट बिल्कुल जीरो हो गई। 10 से 15% काम है जी मार्केट में। बाकी सब मतलब काफी तो शादियां कैंसिल हो गई हैं जी यहाँ पे, और सब लोगों ने जिनके ऑर्डर लिखे हुए सब ने कैंसिल करवा दिए। सब मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। सब दुकानदार को सब लोग तकलीफ है। किनारी बाजार में करीब 60 दुकानें हैं और खरीदार न मिलने से सभी कारोबारी परेशान हैं। वहीं जो लोग चीजें खरीदने आ भी रहे हैं, उनका कहना है कि कार्ड पेमेंट न होने से ज्यादा सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। खरीदारी करने तो आए थे और कैश हमारे पास बहुत कम है। उस हिसाब से जैसे बेटे की मैरिज है तो हम यहाँ पे हम जहाँ भी जा रहे हैं हमसे वो कैश ही मांग रहे हैं। अगर आपने 50,000 की शॉपिंग करनी है तो आप सिर्फ 20,000 की कर पा रहे हो, बिकॉज बैंक से भी कैश नहीं मिल रहा। 2 दिन हम बैंक चक्कर काट कर आए हैं। इम्पॉसिबल है कि आपको 24,000 रुपीज मिल जाए। मुझे जो सामान लेना था उन सामान में से शायद जितना मेरे पास कैश है मैं उतना ही लेके जा पाऊंगा। रिड्यूस तो हुआ ही है ऑब्वियसली, क्योंकि 100 या 2,000 रुपीज के नोट में काफी डिफरेंस है और 500 के अभी जो स्टार्ट किए वो इतने ज्यादा सर्कुलेट नहीं हुए हैं। किनारी बाजार के हालात में जल्दी सुधार नहीं हुआ तो यहाँ काम कर रहे लोगों के रोजगार पर भी खतरा हो सकता है। किनारी बाजार में त्योहारों के हिसाब से जो दुकानदार है वो चीजें लगाते हैं। शादी का मौसम था इसलिए आप देख सकते हैं कि शादी की छोटी छोटी चीजें यहाँ पर इन लोगों ने रखी है, लेकिन इस साल नोटबंदी ने पूरा जो कारोबार है वो बर्बाद कर दिया और इसी वजह से अब इनकी चीजें बिक नहीं रही है और यही चिंता इनको सताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इन ना बिकने वाली चीजों का वो क्या करेंगे। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली।
और अब बात करेंगे जीएसटी की, जहां जीएसटी काउंसिल की 7वीं बैठक में भी डुअल कंट्रोल के प्रावधानों की चर्चा नहीं हो सकी। हालांकि कई प्रावधान ऐसे भी रहे जिन पर सहमति बन गई है। फिलहाल आज की बैठक में क्या निकल कर आया, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ है ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, जीएसटी को लेकर आज की बैठक को कितना सफल कहा जा सकता है और 1 अप्रैल से जीएसटी लागू होने की कितनी संभावनाएं दिख रही हैं इसके बाद? हाँ, इस बैठक को कुछ मायनों में सफल कह सकते हैं, क्योंकि सरकार की कोशिश ये थी कि ड्यूअल कंट्रोल जैसे विवादित मुद्दों पर आम सहमति बनाने से पहले जीएसटी से जुड़े हुए जो 3 बिल हैं उस पर सहमति बना ली जाए, उसको जीएसटी काउंसिल से मंजूरी ले ली जाए। तो इस तरफ कदम बढ़ाते हुए जीएसटी काउंसिल में जो सेंट्रल जीएसटी से जुड़े हुए प्रावधान थे, कमोबेश सभी प्रावधानों पर चर्चा हुई, सभी प्रावधानों पर सहमति बन चुकी है। 3 से 4 प्रावधान को छोड़ दिया गया है। ये प्रावधान वैसे हैं जिनका लेना देना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर ड्यूअल कंट्रोल से है। अब कल जब बैठक शुरू होगी तो कल की बैठक में इन 3-4 प्रावधानों पर चर्चा होगी। उसके बाद एक बिल जो जीएसटी के लागू होने के बाद राज्यों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए एक बिल बनाया गया है, उस बिल के प्रावधानों पर चर्चा होगी और आईजीएसटी के प्रावधानों पर चर्चा होगी। और सरकार की कोशिश है और वित्त मंत्री अरुण जेटली को उम्मीद है कि इन दोनों बिल को भी कल की बैठक में मंजूरी दे दी जाएगी। जैसे इन बिल के प्रावधानों पर चर्चा होगी उसी के दौरान ड्यूअल कंट्रोल का ही मुद्दा उठेगा और ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दों को भी सुलझाने की कोशिश होगी। अगर कल सब कुछ ठीक ठाक रहा, बैठक सफल रही, तो उस तरफ कह सकते हैं कि जीएसटी के मोर्चे पर सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 1 अप्रैल से जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि इस बैठक के बाद जब हमने कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि वो लोग मन बना चुके हैं कि 1 अप्रैल से जीएसटी लागू नहीं करना है, लेकिन सितंबर से पहले जीएसटी लागू कर देंगे। इसके हिसाब से वो काम आगे बढ़ा रहे हैं। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की, जहां लगातार 7वें सत्र में गिरावट रही। बाजार की शुरुआत तो आज हल्की गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन कारोबार के साथ बिकवाली का दबाव ज्यादा बढ़ा। निफ्टी ने 8,000 का और सेंसेक्स ने 26,000 का अहम स्तर तोड़ दिया। खासकर मिड कैप शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। बैंक, मेटल, ऑटो शेयरों की भी आज जमकर पिटाई हुई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 263 और निफ्टी 82 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं अब हमारे साथ। अनिल जी, आज अगर हम सेक्टर्स की बात करें, शेयर्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा झटका कहां लगा? देखिए, दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का जो माहौल था उससे एक सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, वो है बैंक्स। आप देखिए, सरकारी बैंक्स में आज काफी नुकसान दिखा। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक जैसे शेयर तो जमकर टूटे। प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं थे। एक्सिस, इंडसइंड, यस बैंक पर आज गिरावट हावी होती दिखी। फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसीज, ये काफी कमजोर थी। उज्जीवन, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिलायंस कैपिटल जैसे शेयर 3-4% टूटे। वहीं ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी का असर दिखा मेटल्स पर। हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता के लिए बेहद बुरा दिन था। 4% की गिरावट यहां दिखी। टेलीकॉम शेयरों में भी आज जबरदस्त मुनाफा वसूली आई। भारतीय आइडिया, आरकॉम आज गिरकर बंद हुए। लेकिन निफ्टी पर अदानी पोर्ट्स और खास तौर पर ओएनजीसी जैसा दिग्गज 3% गिरा। भेल, एलएनटी जैसे कैपिटल गुड शेयर भी कमजोर थे। लेकिन आज काफी बड़े सौदे होते दिखे और उनके दम पर एक्शन दिखा कुछ चुनिंदा शेयरों में। सेंट्रम कैपिटल में 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी। स्टॉक 11% ऊपर बंद हुआ। टाइटन में भी लगभग 1.25% हिस्सेदारी बदली स्टॉक, लेकिन 3% नीचे बंद हुआ। 1% के आसपास की हिस्सेदारी बदली श्रीराम ट्रांसपोर्ट में और स्टॉक में 2% का नुकसान दिखा। बहुत शुक्रिया अनिल जी इस मार्केट अपडेट के लिए। और यहां पर ले गए हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के इस्तीफे से कांग्रेस को क्यों लग गई है मिर्ची, देखिए आगे। और यहां पर बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। एलजी नजीब जंग ने अपना इस्तीफा केंद्र को भेजा है। इस्तीफे में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया है। नजीब जंग दोबारा शिक्षा के क्षेत्र में लौटना चाहते हैं। नजीब जंग जुलाई 2013 में दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। केजरीवाल सरकार के कई फैसलों को पलटने को लेकर दिल्ली सरकार से जंग का काफी टकराव रहा। कांग्रेस ने नजीब जंग के इस्तीफे को लेकर एक साथ केजरीवाल और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर क्यों नजीब जंग ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। क्या डील केजरीवाल जी के और नरेंद्र मोदी जी के बीच में हुई है जिस वजह से नजीब जंग जी को यहां से जाना पड़ा। और साथ साथ में हम लोग ये भी आगाह करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार अगर कहीं ये कोशिश कर रही है कि अपने पिट्ठू को
आरएसएस के किसी नुमाइंदे को यहां पर अगर लेकर के आया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी उसका सख्त विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी सड़क के ऊपर आकर के उसका विरोध करेगी अगर उपराज्यपाल के पद का राजनीतिकरण इस तरीके से करे जाने की कोशिश करी जाएगी, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि शायद केंद्र सरकार यह कोशिश करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि नए एलजी की नियुक्ति केंद्र का काम है और वो जो भी नए उपराज्यपाल आएंगे दिल्ली सरकार उनके साथ काम करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजीब जंग को शुभकामनाएं दी हैं। मैं अपनी तरफ से सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके आगे के प्लानिंग्स के लिए, जो भी भविष्य में प्लानिंग करेंगे। पिछले 2 साल में और उससे पहले 49 डेज के दौरान उनके साथ काम किया। बहुत अच्छा, खट्टा मीठा, कई तरह का उनके साथ अनुभव रहा है। एलजी कौन होंगे ये तो केंद्र सरकार तय करेगी, पर हमारा काम दिल्ली के लिए काम करना है। अगर एलजी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा तो भी काम करेंगे और नहीं सहयोग मिलेगा तो लड़के काम करेंगे। और अब आपके काम की एक जरूरी खबर, फ्लाइट्स में परिवार के साथ बैठना आप चाहते हैं तो आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। एयरलाइंस ने एक साथ सीट देने के एवज में जो ज्यादा चार्ज तक की कमाई की नई तरकीब निकाल ली है। जेट एयरवेज ने ट्रैवल एजेंट्स को चिट्ठी लिखकर पसंदीदा सीट्स लेने की नई दरें बताई हैं। इसी साल एयर इंडिया ने भी सीट सिलेक्शन पर ज्यादा चार्ज लेना शुरू किया था। आईओटीओ के पूर्व प्रेसिडेंट सुभाष गोयल ने फ्लाइट में फैमिली चार्ज लगाने के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि ऐसा ही चलता रहा तो एयरलाइंस हर छोटी चीज पर चार्ज लगाना शुरू कर देगी। ये लो कॉस्ट कैरियर्स ने ऐसा शुरू करा था कि जी आपको लेग स्पेस वाली सीट चाहिए तो इसके ज्यादा है, फर्स्ट रो के ज्यादा है, और इसके ऊपर कोई लिमिट तो होनी चाहिए। अगर इस पे कोई रोक नहीं लगाई गई तो कल को बाथरूम जाने के लिए भी वो कहेंगे कि नहीं जी इस पे आप 500 रुपए दीजिए, नहीं तो आप जा नहीं सकते। यार यहाँ पर हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद कैश के लिए कतारों में लगने की अब जरूरत नहीं, घर बैठे पाइए कैश की होम डिलीवरी। कैसे, देखिए आज। क्या आप नोटबंदी के चलते कैश के लिए परेशान हैं तो स्नैपडील अब आपकी मदद कर सकता है और वो भी होम डिलीवरी के साथ। जी हां, अब स्नैपडील आपके घर कैश की होम डिलीवरी भी करेगा। कैसे, बताने के लिए हमारे साथ है संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, कैसे होगी कैश की ये होम डिलीवरी? अब आपको विपिन एटीएम्स में लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि स्नैपडील का जो ये ऑफर है उसमें आपको जो 2000 रुपए तक आप ऑर्डर कर सकते हैं, वैसे ही जैसे आप स्नैपडील में कोई सा भी और सामान लाते हैं जो स्नैपडील आपको उसकी होम डिलीवरी करेगा। इसके बाद इस पे 1 रुपए का जो है प्रोसेसिंग फीस रखी गई है। स्नैपडील का कहना है कि वो इसे एक गुडविल जेस्चर के रूप में कर रहा है। जब आपको पैसे की डिलीवरी होती है तब आप अपने डेबिट कार्ड से, जो किसी भी बैंक का हो सकता है, आप उसका पेमेंट करेंगे। और इसमें हालांकि ये सवाल यह है कि जब दुनिया भर में, देश भर में जब पैसे की किल्लत है तो स्नैपडील कैसे कैश की डिलीवरी कर रहा है। तो स्नैपडील का कहना यह है कि उसने कैश ऑन डिलीवरी से जितने भी पैसे बनाए हैं उसका वो इस्तेमाल अब कर रहा है और वो इस जो है वो कैश की डिलीवरी लोगों के घरों पे करेगा। हालांकि अभी ये सिर्फ ऐप में उपलब्ध है, तो पहले आपको ऐप में जाना पड़ेगा और वहां पे ये ऑर्डर करना पड़ेगा। वेबसाइट पे फिलहाल ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। और गुड़गांव और बेंगलुरु 2 शहर हैं जहां पे ये डिलीवरी होगी। जी, बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। साल 2016 को भारतीय क्रिकेट के लिहाज से एक यादगार साल माना जाएगा। साल भर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। अश्विन सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को यह खिताब मिल चुका है। साल 2016 में अश्विन ने 12 टेस्ट मैचों में 72 विकेट लिए हैं और 612 रन बनाए हैं। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।